Good morning, friends. Today topic is SSA. SSA means भारत सरकार की एक योजना है जिसका फुल फॉर्म होता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान को हम लोग SSA से शॉर्टकट लिखते हैं, जो 2000 से 2001 में शुभारंभ हुई थी। तो आज हम लोग सीटेट में जो दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक आप लोग को हम MDM शुरू किए थे और ये आज का आपका दूसरा टॉपिक है SSA। SSA मीन्स सर्व शिक्षा अभियान। MDM के बारे में जो हम पहला टॉपिक डाले थे उसको आप लोग चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और आज आप लोग को हम SSA के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसमें SSA में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पॉइंट को हम आपको डील कर देते हैं और उसके बाद उसको पहले आसानी से समझाते हैं। तो भारत सरकार की जो योजना थी, इसका जो लक्ष्य था, मेन लक्ष्य था कि हमारे भारत के जितने भी राज्य के जो लोग हैं सब पढ़ें और हर एक बालक, हमारे जो भारत देश के हर एक बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएं, वो इलिटरेट नहीं रहे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर पूछे कि भारत में SSA का प्रारंभ कब हुआ था, तो बताइएगा कि भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2001 को सर्व शिक्षा अभियान अपनाया गया। मतलब 1 अप्रैल 2001, यहाँ पे हम लिखे हैं SSA 2000 to 2001, बट भारत सरकार ने ये योजना जो है कब अपनाई, 1 अप्रैल 2001 को अपनाई। कहे कि कोई भी योजना को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये योजना पूरे भारत देश में जब सर्वेक्षण किया गया, उसके बाद सर्वेक्षण करने के बाद ये अपनाया जो गया, 1 अप्रैल 2001 को ये अपनाया गया। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि SSA का नारा था सब पढ़े सब बढ़े। मतलब हमारे इस भारत के जो भी व्यक्ति हैं, सब व्यक्ति SSA के तहत सब पढ़े और सब पढ़े। अगर पूछेगा कि SSA का मेन नारा क्या था, तो मेन नारा था सब पढ़े सब बढ़े। दूसरा है कि स्कूल चले हम, SSA का उप नारा था। इसमें 2 क्वेश्चन है कि SSA का मेन नारा पूछे तो सब पढ़े सब बढ़े, बट अगर पूछे जो स्कूल चले हम, SSA का उप नारा था। अगर पूछे कि स्कूल चले हम वो क्या था, तो बताइएगा उप नारा था। या ऐसे पूछे कि SSA का उप नारा क्या था, तो बताइएगा स्कूल चले हम SSA का उप नारा था। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा, इसमें 6 to 14 ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं वो सामान्य छात्र, मतलब उनको अगर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, वो 6 से लेकर 14 तक साल के जो बच्चे हैं आसानी से स्कूल जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा, जो दिव्यांग के लिए है, इसमें एज है 6 to 18, मतलब 6 से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं आसानी से स्कूल जाके पढ़ेंगे। निःशुल्क व्यवस्था की गई थी, निःशुल्क नामांकन किया गया था उनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है SSA सर्वप्रथम किस राज्य में अपनाया गया, तो SSA सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में अपनाया गया। उसके बाद है SSA साक्षर भारत अभियान का एक विशेष अंग है। मतलब हमारे भारत के लोग जो हैं 100% लिटरेसी रेट सिर्फ केरल राज्य में, अदरवाइज बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो हमारे भारत में बहुत सारे अभियान चलती है जिसके कारण हमारे भारत के लोग जो है वो शिक्षित हों। तो SSA क्या है, SSA भारत सरकार अभियान का एक विशेष अंग है। और इसके बाद जो मेन पॉइंट है फिर अभी डील कर रहे हैं। देखिए, तो SSA जो मेन अगला जो क्वेश्चन है कि SSA 1994 के DPEP कार्यक्रम के तहत चलाया जाता है। तो भारत में अगर पूछेगा कि SSA कैसे चलाया जाता है, तो भारत में एक प्रोग्राम थी जो 1994 से चल रही थी। उस प्रोग्राम का नाम है DPEP। DPEP का फुल फॉर्म क्या होता है, DPEP का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अगर पूछे कि DPEP का फुल फॉर्म क्या है, तो बताइएगा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। और DPEP जो योजना चल रही थी उसी के अंतर्गत SSA को भारत में 1994 से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि SSA के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होते हैं। और पूछे कि SSA के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होते हैं, तो बताएगा कि SSA के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद है SSA का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो SSA का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष MHRD, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका हिंदी होता है मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। और ये जो MHRD जो है ये 26 सितंबर 1985 का इसका स्थापना हुआ था। MHRD पहले शिक्षा विभाग के नाम से जाने जाते हैं। तो भारत में पूछे कि MHRD से जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो बताएंगे कि शिक्षा विभाग थी और शिक्षा विभाग को चेंज करके बनाया गया था MHRD। जो हमारे भारत में शिक्षा से रिलेटेड जो भी नियम एवं कानून है वो MHRD के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। और SSA का राज्य अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य में अगर पूछे कि SSA का राज्य अध्यक्ष कौन होता है, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। और पूछे SSA का राज्य उपाध्यक्ष कौन होता है, तो बताएंगे कि वहाँ के शिक्षा मंत्री होते हैं। हर एक राज्य में राज्य के शिक्षा मंत्री। और केंद्र में पूछेगा तो केंद्र में याद रखिए SSA का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और SSA का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वहाँ के MHRD के हेड होते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको फिर बता रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है एसएसए के तहत चलाए गए कुछ कार्यक्रम जो है, एसएसए बहुत सारा इंपॉर्टेंट कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, उसमें से कुछ कार्यक्रम जो मेन कार्यक्रम है उससे डायरेक्ट सीटेड क्वेश्चन पूछता है। एसएसए का जो मेन कार्यक्रम क्या क्या कार्यक्रम सब है, तो सबसे पहला है उसका नाम है BALA, बाला। बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब आपको एक भवन चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा स्पेलिंग पे, यहाँ एज है, यहाँ ऐड है, AID ऐड, और यहाँ पे AS ऐड है। तो ध्यान देखिएगा ऑप्शन वहाँ पे कंफ्यूजन ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे ऐड दे दे, वहाँ ऐड दे दे, ऐसे करके। तो आप लोग गौर से देखिएगा कि बाला का फुल फॉर्म क्या है, द बिल्डिंग एज लर्निंग ऐड, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, वो जो दूसरा प्रोग्राम है उसका नाम है कल्प, CALP, कल्प। कल्प का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। दूसरा है लहर। लहर क्या थी, तो लहर एक कार्यक्रम थी कक्षा 1 और 2 में चित्र एवं खिलौने के माध्यम से शिक्षा देना है छोटे बालक को। जो बालक 1 और 2 के हैं, जो बच्चे 1 और 2 में पढ़ते हैं, उनको आप चित्र एवं खिलौने के माध्यम से जो शिक्षा देना है, उस प्रोग्राम का नाम था लहर। ये सब प्रोग्राम एसएसए के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, कुछ योजनाएं थी। उसके बाद है चौथा पॉइंट है आपका माइग्रेटरी हॉस्टल। माइग्रेटरी हॉस्टल का हिंदी मतलब होता है प्रवर्धन छात्रावास। प्रवर्धन छात्रावास किसके लिए था, तो ऐसे परिवार के लोग जो हमारे भारत देश में रहते हैं, जो घुमंतु परिवार हैं, वो एक जगह अस्थायी उनका निवास नहीं है, वो भारत में एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते हैं। जैसे कोई फल का सीजन होता है तो मुजफ्फरपुर आ जाते हैं, दूसरा सीजन आ जाता है तो जम्मू कश्मीर चले जाते हैं। तो अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। तो उनके बाल बच्चे तो पढ़ेंगे, तो उनके बाल बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो उनके लिए एक भारत में हॉस्टल खोली गई, जहाँ पे वो घुमंतु परिवार के बच्चे, वहाँ पे उनका एडमिशन हो जाता है और आसानी से आके वो तो सालों भर अपने देश में भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे उस स्कूल में आके पढ़ते हैं। तो माइग्रेटरी हॉस्टल अगर पूछे प्रवर्धन छात्रावास क्या है, या इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे कि घुमंतु परिवार के लोग माइग्रेटरी छात्रावास की व्यवस्था की गई थी, उसमें कैसे बच्चे पढ़ते थे, तो उसमें बताइएगा कि माइग्रेटरी हॉस्टल के अंतर्गत वहाँ के हमारे भारत के जो घुमंतु परिवार के बच्चे थे वो सब पढ़ते थे। उसके अलावा जो 2-3 पॉइंट है उसको भी अभी डील कर ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का प्रहर पाठशालाएं। प्रहर पाठशालाएं के अंतर्गत क्या होती है, यह अस्थायी पाठशाला होता है जिसमें वंचित वर्ग के बच्चों को छीजन की समस्या से बचाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को एक वर्ड है छीजन। छीजन का मतलब होता है स्कूल ड्रॉप आउट। जैसे मान लेते हैं कोई नेचुरल डिजास्टर आ गई भारत में, या कहीं पे भूकंप आ गई, कहीं पे आंधी आ गई, कहीं पे तूफान आ गई, जिसके कारण कुछ दिन के लिए बाढ़ आ गई, तो कुछ दिन के लिए क्या होता है ना कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं छीजन की समस्या। नेचुरल डिजास्टर के कारण, प्राकृतिक आपदाएं के कारण अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, भूकंप के कारण या कुछ ऐसा फेनोमेना घटना घट गई है, तो वहाँ उसके लिए हम लोग स्कूल ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, जिनका पढ़ाई 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए अगर कहीं छूट जा रही है, तो उनके लिए प्रहर पाठशाला है। मतलब एक ऐसी पाठशाला है जहाँ पे एक टेम्प्रोरी 1 महीना 2 महीना के लिए 3 महीना के लिए अस्थायी पाठशाला वहाँ पे खोल के बच्चों को वहाँ पे बैठा के वहाँ पे शिक्षा देने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का नाम है प्रहर पाठशालाएं। तो यहाँ पे अगर आप लोग से पूछे कि अस्थायी पाठशाला, एक ऐसा पाठशाला जो अस्थायी है, जिसमें वंचित वर्ग के लिए बच्चों की छीजन की समस्या से वंचित कराना है, तो उसके लिए क्या करिएगा, ऑप्शन लगाइएगा प्रहर पाठशालाएं। प्रहर पाठशाला के बाद है भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला क्या है, भाषा प्रयोगशाला है यहाँ पे बच्चे का उच्चारण पे हम लोग ध्यान देते हैं, बच्चे से कुछ प्रोनाउंसिएशन कराते हैं। अगर बच्चे नहीं बोल पाते हैं, या जैसे मान लेते हैं एक वर्ड है स्टेशन, तो बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं 1 to 5 के बच्चे हैं, स्टेशन को अगर STATION स्टेशन है, उसको स्टेशन अगर बोल रहे हैं, तो बच्चे जो बोलते हैं उनको, उनके बातों को रिकॉर्ड करके भाषा प्रयोगशाला में उनको जब हम सुनाते हैं, तो उनको समझ में आता है हाँ वहाँ पे हम क्या गलत बोले थे, तो उससे उनका क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सही होता है। तो वो आपका हो गया भाषा प्रयोगशाला में। तो भाषा प्रयोगशाला से रिलेटेड अगर उच्चारण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे कि उच्चारण बच्चे का कैसे सुधारा जाए, तो बताइएगा एसएसए के अंतर्गत एक योजना है जिसका नाम है भाषा प्रयोगशाला, जहाँ पे बच्चे का फोनेटिक पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद एक प्रोग्राम है जिसका नाम है NPEGEL। NPEGEL का फुल फॉर्म अगर पूछे तो बताइएगा नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल का मतलब होता है 1 to 8। NPEGEL जो है ये 1 to 8 क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चे के लिए, जो ऐसी गर्ल्स, जो ऐसी लड़की जो हमारे स्कूल में बहुत सारे कारण से स्कूल नहीं आ पाते हैं, वंचित रह जाते हैं पढ़ाई से, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है NPEGEL, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। और एलिमेंट्री का मतलब होता है 1 to 8, क्लास 1 to 8 को हम बोलते हैं एलिमेंट्री लेवल। तो इसमें बालिकाओं का उपचारात्मक शिक्षा क्या है, बालक का जो भी समस्या है,
यहाँ पे बालिकाएं हैं, बालक नहीं होंगे, बालिकाएं होंगे। तो बालिकाएं का जो भी समस्या है उनका उपचार करना है, जैसे स्कूल में पोशाक देना है, लड़की के लिए साइकिल देना है, बहुत सारी नई नई स्कीम जो आती रहती है लड़की लोग को लुभावने के लिए कि बच्ची लोग स्कूल आए, तो उसके लिए हम लोग NPEGL के अंतर्गत वो सब प्रोग्राम को हम लोग चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय यह 2004 में वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय थी। वंचित वर्ग का मतलब होता है हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको SC ST या जो हमारे झारखंड के जो कुछ निवासी हैं जो जंगल में रहते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं वंचित वर्ग। जो हमारे समाज के एक अलग पहलू के लोग हैं, वो उनके बाल बच्चे, उनमें खासकर जो बालिकाएं हैं, वो बालिकाएं जब स्कूल नहीं आ पाती थी तो उनके लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। यहाँ पे बच्चे को एक हॉस्टल की सुविधा दी गई, जहाँ पे उनकी बच्चियाँ सालों भर, मतलब जब तक उनका एलिमेंट्री एजुकेशन खत्म ना हो जाए तब तक वहाँ रह के आसानी से वो पढ़ सकती हैं। जहाँ पहले ये जो क्लास चलती थी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, वो पहले 8वीं तक ही पढ़ाई होती थी, लेकिन इसको बाद में उत्क्रमित कर 12वीं तक कर दिया गया। और इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, यह प्रत्येक प्रखंड में संचालित होता है, मतलब हर ब्लॉक में। जैसे मान लेते हैं कि पटना में इतना जिला है, 38 जिला है, और हर जिला में अलग अलग ब्लॉक है। जैसे मुजफ्फरपुर जिला है तो मुजफ्फरपुर जिला में 15 या 16 ब्लॉक हैं, तो हर ब्लॉक में एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय होंगी। और उसमें कौन से बच्चे जाएंगे, तो SC ST समाज के पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए इस विद्यालय व्यवस्था की गई है, उनकी रहने की, खाने की, पीने की और साथ में पढ़ाई की। और लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे फंडिंग। कभी कभी फंडिंग पूछ देता है कि केंद्रांश और राज्यांश का हिस्सा कितना है। क्या है कि शिक्षा जो है, भारत की शिक्षा, वो समवर्ती सूची में आती है। तो समवर्ती सूची में जो होते हैं कोई भी चीज, तो उसमें केंद्र और राज्य दोनों के सम्मिलित से यहाँ पे वो चीज को चलाया जाता है। तो भारत में ये जो SSS चल रही थी, तो जिस समय ये शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2001 को, तो उस समय केंद्र सरकार देती थी 85% और राज्य सरकार देती थी 15%। बाद में फिर चेंज हुआ, तो बाद में चेंज होकर 75 और 25 का रेशियो आया। बाद में फिर चेंज हुआ, तो बाद में चेंज होकर फिर 65 और 35 का रेशियो आया। और 9 मतलब अभी जो चल रहा है ये डाटा, ये 60 और 40 का चल रहा है, मतलब 60% देती है केंद्र सरकार और 40% देती है राज्य सरकार। अगर यही क्वेश्चन को अगर उल्टा अगर पूछे कि राज्यांश का हिस्सा कितना है, केंद्रांश का हिस्सा कितना है, अगर राज्यांश पहले रहे तो बोलिएगा 40 और केंद्रांश बाद में रहे तो बोलिएगा 60। तो इसको देख लीजिएगा गौर से कि रेशियो में यहाँ उल्टा भी कर देता है, पहले राज्यांश रहे तो बताइएगा 40 और केंद्रांश रहे तो 60। लेकिन अगर पूछे कि केंद्रांश और राज्यांश कितना है अभी, तो बोलिएगा 60 और 40। जिस समय शुरुआत हुई थी SSC की, जिस समय शुरुआत हुई थी उस समय अगर पूछे तो ये बताइएगा कि 85 और 15% दोनों का रेशियो था, तो कुल मिला के 100% हो गया। तो SSC से रिलेटेड जितना भी पॉइंट था, जितना भी इम्पोर्टेंट, जहाँ पे सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में जो भी बच्चे इनका जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर पॉइंट को मैंने डील कर दिया है। अगर कुछ और एक्स्ट्रा अगर इसके अलावा हो तो हम उसको क्वेरी करके निकाल के आप लोगों को बताएंगे। और MDM के बारे में जो पहला टॉपिक था वो तो आप लोग को हम डील कर ही दिए थे। MDM मतलब मिड डे मील, जो दोपहर का भोजन था, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट था वो पहले वीडियो में हम डाल चुके हैं। उसको प्लीज आप लोग चेक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जो दूसरा टॉपिक है वो मेरा है SSA को आप लोग देखिए कैसा लगा। कहीं पे अगर कुछ कोई डाउट है तो पूछिए, कोई समस्या है तो बताइए, उस समस्या को अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे दूर करने के लिए। और थैंक यू।